भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के अखिल भारतीय संयोजक आदरणीय श्याम बिहारी जी मिश्र, हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री मुरलीधर जी राव, राष्ट्रीय सचिव श्री श्याम जाजू जी और मोर्चे प्रकोष्ठों की जिम्मेदारी जिनके कंधों के ऊपर है, सभी मोर्चे और प्रकोष्ठों की, ऐसे श्री महेंद्र जी पांडे, सह संयोजक श्री घनश्याम जी अग्रवाल, सह संयोजक श्री अशोक गोयल जी, श्री मनोहर लाल जी और हमारे पूर्व सांसद श्री रामनारायण जी साहू और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे श्री राजकुमार जी भाटिया और व्यापार प्रकोष्ठ से जुड़े मेरे सभी सम्मानित भाइयों बहनें, तो नहीं है ना, बहनों एवं भाइयों। हाँ, मुझे बतलाया गया कि अयोध्या आंदोलन में जो कोठारी बंधु शहीद हुए थे उनकी बहन भी यहाँ पर है। अच्छा, सगी बहन, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। मित्रों, व्यापार प्रकोष्ठ ही नहीं, व्यापारी समाज का जब भी कोई कार्यक्रम हुआ है, प्रायः सभी कार्यक्रमों में मैंने व्यापारी और व्यापार जगत के महत्व की चर्चा विशेष रूप से की है। लेकिन आज मैं उस महत्व पर ज्यादा प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं समझता हूं। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि व्यापार ठीक तरीके से तभी चलता है कि जब देश की अर्थव्यवस्था ठीक रहती है। यदि देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं रहेगी तो व्यापार भी किसी भी सूरत में ठीक तरीके से नहीं चल सकता। और मैं नहीं बल्कि सारा अंतर्राष्ट्रीय जगत इस बात से परिचित है, भारत की अर्थव्यवस्था इस समय लड़खड़ा रही है और भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर होने के कारण, अंतर्राष्ट्रीय जगत में इसकी साख और विश्वसनीयता के कम होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय जगत में पूरी भारत की प्रतिष्ठा और साख को भी बट्टा लगा है। क्योंकि व्यापार जगत से जुड़े हुए हम सब सारे लोग यहां पर बैठे हैं, इस सच्चाई को भी जानते हैं कि जब अर्थव्यवस्था ठीक होती है तो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जो रहती है स्वाभाविक रूप से व्यापारी भाइयों की भी बढ़ जाती है। अर्थव्यवस्था यदि ठीक नहीं रहती है तो जो प्रॉफिट की मार्जिन होती है वह भी घट जाती है। प्रॉफिट तो चाहे जैसे भी हो, यदि माल ही यदि कम बिकेगा तो स्वाभाविक रूप से प्रॉफिट भी कम होगी। मैं देश की अर्थव्यवस्था के बारे में एक बहुत ही एक खुलासा आपके सामने करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों को जानकारी है क्यों हमारे देश की व्यवस्था किस प्रकार से कमजोर है वर्तमान में। आप सभी जानते हैं, चाहे वह फिस्कल डेफिसिट हो जिसे राजकोषीय घाटा बोलते हैं, चाहे वह करंट अकाउंट डेफिसिट हो जिसे चालू खाता घाटा बोलते हैं, दोनों इस समय नियंत्रण के बाहर हो चुके हैं। रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले कितनी तेजी के साथ गिर रही है इसकी आप सबको जानकारी है। माने $1 की कीमत सन 1947 में लगभग ₹1 के बराबर हुआ करती थी। आज $1 की कीमत 60-61 रुपये के बराबर हो गई है। माने हमारे रुपये का अवमूल्यन डॉलर के मुकाबले कितनी तेजी के साथ हुआ है। इससे भी इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कितनी कमजोर हुई है। माने जिस समय आजादी हमें हासिल हुई थी उस समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था आज की अपेक्षा कहीं ज्यादा मजबूत थी, कहीं ज्यादा प्रभावी थी और अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक उसकी अपनी साख थी। लेकिन आज बहुत ही कमजोर हो चुकी है और रुपए की वैल्यू जो दिनों दिन गिरती जा रही है, वो क्यों गिरती जा रही है? सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण यह संकट पैदा हुआ है। सरकार के गलत आर्थिक नियोजन के कारण यह संकट पैदा हुआ है
और कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता है। आयात और निर्यात के संबंध में भी आप अच्छी तरह जानते हैं, आयात तो हम 500 बिलियन डॉलर का कर रहे हैं, लेकिन निर्यात हम 300 बिलियन डॉलर का कर रहे हैं। आज भी हमारी ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा लगभग 200 बिलियन डॉलर का है। यह कोई छोटा मोटा व्यापार का घाटा नहीं है, 200 बिलियन डॉलर का पहुंच गया है। और मित्रों, जब यह व्यापार घाटा बढ़ता है तो वह करंट अकाउंट डेफिसिट भी उसी के अनुपात में बढ़ती है। इस सच्चाई को भी हम जानते हैं। और आज ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि अब करंट अकाउंट डेफिसिट, चालू जो हमारा खाता का घाटा है, उसकी फाइनेंसिंग सरकार के द्वारा की जा रही है और सरकार उसके लिए विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा दे रही है। मैं मानता हूं कि इस भूमंडलीकरण, आधुनिकीकरण के युग में विदेशी पूंजी निवेश का भी एक महत्व है। विदेशी पूंजी निवेश के महत्व को मैं नकारता नहीं, लेकिन आज हमारी अर्थव्यवस्था की इतनी दयनीय स्थिति हो गई है कि अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए आनन फानन में एफडीआई के संबंध में फैसले किए जा रहे हैं। एफडीआई हो, लेकिन यह सोच समझकर एफडीआई के संबंध में निर्णय लिया जाना चाहिए। और कोई भी अर्थव्यवस्था यदि ठीक से काम करने वाली होती है और अच्छी यदि गवर्नेंस होती है तो इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि एफडीआई का यदि हम फैसला करते हैं तो साथ ही साथ कोई ना कोई एक ऐसा रेगुलेटरी मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि हम यह सुनिश्चित कर सकें कि एफडीआई जिन कंपनियों के द्वारा की जा रही है, कहीं अनफेयर प्रैक्टिसेस के द्वारा, गलत तरीके के द्वारा कहीं ऐसा न हो कि ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा भारत के व्यापार को प्रभावित किया जाए। इसलिए एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म की भी आवश्यकता हुआ करती है, लेकिन इस सरकार के पास ऐसा कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म ही नहीं है ताकि इसको वह सुनिश्चित कर सके। यदि नहीं रहेगा रेगुलेटरी मैकेनिज्म तो लाभ और हानि को देखते हुए यह मल्टीनेशनल कंपनियां कभी अपने भाव को गिरा देती हैं, कभी अपने भाव को बढ़ा देती हैं। स्वाभाविक रूप से व्यापारियों के समक्ष एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाता है। और करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में जब मैं कभी देखता हूं तो मुझे तो लगता है कि यदि ऐसे ही हालात बने रहे तो कहीं यह स्थिति न कुछ ही महीनों के अंदर या 1-2 महीने के अंदर ही वह स्थिति न पैदा हो जाए कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट लगभग 100 बिलियन डॉलर को भी पार कर जाए। एक ऐसी भयावह स्थिति हमारे देश की अर्थव्यवस्था के समक्ष पैदा हो गई है। एफडीआई का जहां तक सवाल है, एफडीआई के संबंध में भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है उससे आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। और जैसा मैंने कहा कि हम पूरी तरह से एफडीआई के विरोधी नहीं हैं, लेकिन विशेष रूप से जहां पर कि मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेड का सवाल है, फुटकर व्यापार का जहां तक सवाल है, उसमें हम विदेशी पूंजी निवेश के सख्त विरोधी हैं। हम किसी भी सूरत में इसे स्वीकार नहीं कर सकते। एक बार अमेरिका की एम्बेसडर भी मुझसे मिलने के लिए आई थी, तो मैंने 2 टूक शब्दों में भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है एफडीआई इन मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेड में, यह बात मैंने उनके सामने रख दी थी। मैं भी हाल में ही अमेरिका गया था, आज के 4-5 दिनों पहले। वहां पर भी चाहे सीनेट के डेलीगेशन के साथ बात करने का अवसर मिला हो, चाहे कांग्रेस के लोगों के साथ, मैंने बताया कि अमेरिका को भी हमारे हमारे कुछ कंपल्सन्स को समझना चाहिए, हमारी मजबूरियों को समझना चाहिए। हम एक दूसरे की यदि मजबूरियों को नहीं समझेंगे तो हम एक दूसरे के साथ ट्रेड रिलेशन लंबे समय तक कैसे चला सकते हैं? हमारे और आपके बीच आर्थिक संबंध कैसे लंबे समय तक चल सकते हैं? भारत को भी आपकी भी मजबूरियों को समझना होगा और अमेरिका को भी भारत की मजबूरियों को समझना होगा। हमारी यह मजबूरी है कि हमारे लगभग 4.5 करोड़ 5 करोड़ की संख्या में लोग फुटकर व्यापार में लगे हुए हैं, और यदि बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहां पर आएंगी तो जो उनके आउटलेट्स होंगे, जो उनकी दुकानें होंगी, मैं समझता हूं कि हमारे छोटी दुकानें, छोटे व्यापारियों की दुकानें उनकी प्रतिस्पर्धा में किसी भी सूरत में टिक नहीं पाएंगी। यह मैंने जहां तर्क दिया था,
वहीं पर एक दूसरा तर्क मैंने यह दिया था कि हमारे जो फुटकर व्यापारी और छोटे व्यापारी होते हैं, उनके पास एक ट्रेडिशनल स्किल होती है, एक पारंपरिक कुशलता होती है व्यापार करने की, और वह लंबे समय से यह कुशलता, यह ट्रेडिशनल स्किल, यह उनके अंदर विकसित हुई है। चले जाइए बहुत बीहड़ स्थानों पर, वहां पर भी फुटकर व्यापारी छोटी मोटी दुकान लगाकर बैठा हुआ है और उसके माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता की सेवा कर रहा है। और मैंने यह भी कहा कि मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि विश्व में सबसे कम मार्जिन पर, मतलब प्रॉफिट की मार्जिन पर, सबसे कम प्रॉफिट की मार्जिन पर व्यापार करने वाला यदि फुटकर व्यापारी कहीं पर भी है तो वह केवल और केवल भारत में है और दुनिया के किसी दूसरे देश में नहीं आप देखने को मिलेगा। तो यह सब सारी बातें मैंने उनके सामने साफ तौर पर रखी थी। लेकिन इस पता नहीं सरकार ने आनंद फानन में एफडीआई के संबंध में बिना संसद में चर्चा किए हुए यह फैसला कर लिया। कम से कम इस पर संसद में चर्चा तो होनी चाहिए थी। और मुख्य प्रतिपक्षी दल बार बार जबकि अपनी आपत्ति दर्ज करा रहा है, उसके बावजूद इस सरकार ने फैसला कर लिया। और मैं जानता हूं कि क्यों फैसला किया। जिस तरीके से फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रही थी, कहीं जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज हैं, कहीं इनके माध्यम से कहीं भारत की रेटिंग, भारत की अर्थव्यवस्था की रेटिंग को कम न कर दिया जाए, केवल इस भय के मारे जल्दबाजी में हमारे प्रधानमंत्री ने यह फैसला कर लिया। और कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। अब एफडीआई की इस हद तक हमारी सरकार को धुन चढ़ी हुई है कि सरकार ने कह दिया कि अब हम डिफेंस में भी विदेशी पूंजी निवेश करेंगे, जबकि हमारे रक्षा मंत्री मिस्टर एंटनी के द्वारा, उन्हीं की सरकार के कैबिनेट मंत्री के द्वारा विरोध किया जा रहा है। फिर भी सरकार के ऊपर यह धुन सवार है। देश की अर्थव्यवस्था को केवल विदेशी पूंजी के द्वारा नहीं सुधारा जा सकता है। देश की अर्थव्यवस्था को हमें सुधारना है तो हमें अपनी ही धरती से पूंजी पैदा करनी होगी, तभी हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधार सकते हैं। केवल विदेशी पूंजी के माध्यम से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था न सुधरी है और न तो भारत की भी अर्थव्यवस्था किसी भी सूरत में सुधरेगी। हमारे प्रधानमंत्री जी अर्थशास्त्री हैं, कम से कम इस सच्चाई को तो समझना चाहिए। जो अर्थशास्त्री भी नहीं होगा, जो केवल यथार्थ शास्त्री होगा, कम से कम वह तो समझ लेगा कि जब तक अपनी पूंजी नहीं रहेगी तब तक हम दूसरे की पूंजी के आधार पर हम अपना व्यापार, अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी आर्थिक स्थिति हम कैसे मजबूत बनाएंगे। यह कॉमन सेंस की बात है। फिर भी सरकार इस संबंध में आमादा है। और आप लोगों ने अभी इसके पहले जब घनश्याम दास जी बोल रहे थे, उन्होंने चर्चा की वॉलमार्ट की। हमारे पंडित जी बोल रहे थे, पंडित श्याम बिहारी जी मिश्र, उन्होंने भी वॉलमार्ट की चर्चा की। अब बीच में यह चर्चा थी कि साहब यह लॉबिंग करने के लिए वॉलमार्ट, यह कंपनी यहां पर आई हुई थी, उसके द्वारा लॉबिंग की जा रही थी। उस समय संसद में शोर शराबा हुआ। संसद में शोर शराबा हुआ तो इस सरकार ने एक व्यक्ति का एक पैनल पूरे मामले की जांच करने के लिए बना दिया। अब उस पैनल की रिपोर्ट आज तक नहीं आ पाई। मैं भारत सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि वॉलमार्ट की लॉबिंग की जांच के लिए एक सदस्यीय जो पैनल बनाया गया था, उसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जानी चाहिए ताकि सच्चाई देश की जनता के सामने आ सके।